गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। एक जो इशू था फंडामेंटल राइट का, मुझे लगा कि बहुत क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि साहब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आर्टिकल 358 और 359 क्या है और कैसे फंडामेंटल राइट जो है वह एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट का किस तरह से होता है। तो लेट्स ट्राई टू अगेन एक्सपेरिमेंट दिस इशू कि कैसे आसानी से आपको हम वह क्लियर कर सकें कि फंडामेंटल राइट का जो इशू है। देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वह फंडामेंटल राइट कई मामलों में एब्सोल्यूटिज्म की तरफ नहीं जाता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपके संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो प्रावधान यह कहते हैं कि फंडामेंटल राइट कुछ परिस्थितियों में वायलेट किया जा सकता है। अगर इसको हम सबसे आसान ढंग से समझने की कोशिश करें तो सबसे आसान ढंग से समझने की कोशिश यही है कि फंडामेंटल राइट कुछ परिस्थितियों में वायलेट हो सकता है। आर्टिकल 358, 359 आप 2 मिनट खोल के पढ़ें तो शायद आपको आसानी हो जाएगी बात को समझने में। जस्ट ओपन आर्टिकल 2, 358 एंड 359 फॉर मिनट। कुछ समय के लिए आप आर्टिकल 358 और 359 आप ओपन करें। आप देखें 358, 359 में क्या लिखा हुआ है, आपको काफी तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 358 उन परिस्थितियों की बात करता है जिन परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 358 को आप देखिए, आर्टिकल 359 को देखिए, आप दोनों आर्टिकल को एक साथ देखें। मेरे ख्याल से साउंड लाइट सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 358 क्या बोलता है? अगर हम आर्टिकल 358 को देखें तो आर्टिकल 358 क्या है? ऑटोमेटिक है। पहली बात, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑटोमेटिक, इसका मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 358, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? साउंड इज कमिंग और नॉट कमिंग? सम प्रॉब्लम विद साउंड? टेल मी। साउंड का कोई इशू है क्या? एनी इशू विद द साउंड? पहली बात क्या है, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक है और आर्टिकल 359 ऑटोमेटिक नहीं है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही आर्टिकल 352 लगा, आर्टिकल 352 के लगते ही फंडामेंटल राइट अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे ही जिस समय ही इमरजेंसी इंपोज हुई अंडर आर्टिकल 352, तो इमरजेंसी के इंपोज होते ही आपका ऑटोमेटिक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 358 एब्सोल्यूट नहीं रह गया। इसके लिए क्या करना होगा? प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास करना होगा। क्लियर हुआ? ये किसको क्लियर नहीं हुआ? आर्टिकल 352 जैसे लगा वैसे ही, जैसे ही आर्टिकल 352 लगा वैसे क्या हो गया? आर्टिकल 352 लगते ही आपका फंडामेंटल राइट क्या हो गया? एब्सोल्यूट नहीं रहा, उसका हरण हो गया। थोड़ा देशी भाषा में समझते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 359 के तहत है, ऑटोमेटिक नहीं हुआ, प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास होना होगा। यह है नंबर 1। आगे चले। नंबर 2, यह आर्टिकल 19 के संदर्भ में है।
अगर आप 358 को साफ साफ पढ़ें आपको दिख जाएगा। यह जो है यह आर्टिकल 19 के संदर्भ में है। यह न्यायालय जाने से रोकने के लिए है। कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा, द पर्सन डू नॉट हैव द राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट, और उसमें मेंशन करेगा किन किन अधिकारों का अपहरण हुआ है, लेकिन 20 और 21 इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट्स क्लियर नॉट क्लियर? 20 एंड 21 पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। सिर्फ 2 मुद्दों पर है ये, आर्म्ड रिबेलियन पे नहीं है। नो ऑन आर्म्ड रिबेलियन। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि यह तीनों में से किसी भी आधार पर उसको आप लगा सकते हो। चौथा, नो नीड टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड। ठीक है, इट्स क्लियर नॉट क्लियर? बोलिए, क्लियर है नहीं है? आप टाइप करते जाओ, थोड़ा सा संतोष होगा मुझको भी कि ये क्लियर है नहीं है। संजीव गुप्ता, जया शुक्ला, आदित्य गौतम, मिथिलेश, क्लियर। तो हम क्या समझ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन क्या है। जब अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी की परिस्थिति में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 358 और 359, 358 में और 9 में उसकी ये कंडीशन है, आप कानून बनाकर राइट को हटाते हो। ठीक है, अब जो कानून बनता है, द लॉ which is going to made, उसका आपातकाल से संबंध होना चाहिए। देखिए, आपने एक कानून बनाया, उस कानून के बनाने के कारण फंडामेंटल राइट चला गया, लेकिन जो कानून बने उसका आपातकाल से संबंध होना चाहिए। 44th अमेंडमेंट से आ गया था। मतलब क्या हो गया कि आपकी पावर इतनी नहीं है आप जो चाहे सो कर दो। आप अगर कानून बनाते हो तो उस कानून का आपातकाल से संबंध होना चाहिए। अगली बात, यह सिर्फ आपातकाल तक ही रहेगा। इट विल बी ओनली अप टू द इमरजेंसी। आपातकाल तक ही रहेगा, यह सिर्फ आपातकाल तक ही रहेगा। इट इज ओनली अप टू द इमरजेंसी। यह आपका कल क्लियर शायद नहीं हो पाया था उतना, ऐसा मुझको लगा,
एक दो लोगों के मैसेज आए कि सर बहुत क्लियर नहीं हुआ है, तो आई थॉट लेट्स रिविजिट अगेन। आप लोग उसको फिर से देखिए और रेज द क्वेश्चन इफ यू थिंक देयर इज सम इशू, रेज एनी, आप उसको फिर से देखिए और बताइए अगर कोई समस्या है आपको तो। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दिस। सी दिस, इसको आप देखें, कोई समस्या हो तो आप तुरंत बताएं। यह बहुत अच्छा सवाल है आपके प्रीलिम्स में सबका। किसी को समस्या नहीं है? अगर नहीं है तो आई विल मूव द प्रॉपर्टी राइट। यू वांट मी टू रिपीट समथिंग? टेल मी फास्ट। चलिए, आदित्य गौतम को कोई समस्या नहीं है। वरुण पाठक, अंशु, मैं 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा उसको व्यापक पढ़ाऊंगा, तो आप इंतजार करिए, संविधान संशोधन आपका आने वाला है। जब वो लेक्चर आएगा तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे टुकड़ों में 44th अमेंडमेंट आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक 42nd अमेंडमेंट नहीं समझेंगे। अगर यहां तक समझिए तो 44th अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि, अगर आप सिर्फ यहां तक समझिए कि 44th अमेंडमेंट में कहा गया कि आप जो पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था, अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट ने ऑर्डर बनाया या आपने आपातकाल के लिए कोई कानून बनाया, तो जो कानून बनेगा उस कानून का आपातकाल से संबंध होना चाहिए। उस कानून का आपातकाल से संबंध होना चाहिए। तो आपातकाल से जो कानून का संबंध है वह होना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट से कोई रिलेशन नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। उसका हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको कहते हैं ये इमरजेंसी प्रोविजन, तो उसमें सब डील करेंगे। अभी हम लिमिटेड पॉइंट डील कर रहे हैं। लिमिटेड पॉइंट क्या डील कर रहे हैं हम? लिमिटेड पॉइंट सिर्फ इतना है कि यह जो हमारा आपातकाल है, सॉरी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस पर उसके एक्सेप्शन क्या है। कम ऑन द प्रॉपर्टी राइट। पहले प्रॉपर्टी राइट में पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं, पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 इशू हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट, पहले हम प्रॉपर्टी राइट को समझते हैं। प्रॉपर्टी राइट का जो इतिहास क्या था, प्रॉपर्टी राइट किस तरह से हमारे चर्चा में आया हुआ है, यह हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी राइट का इशू है, अगर इसको हम देखें तो हमारा जो संविधान पहले हुआ करता था, जिस संविधान में प्रॉपर्टी का इशू था, तो जो संविधान था उसमें जो आर्टिकल 31 था और 19(1)(f) था, यह प्रॉपर्टी की बात करता था। तो जो हमारा संविधान 1949 को था, उस 1949 के संविधान में प्रॉपर्टी राइट की बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि हर सिटीजन के पास राइट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी है बाय एनी लॉफुल मीन्स। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी बाय लॉफुल मीन्स। कानून के तहत आपके पास प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार है, और जो यह प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, तो जो गारंटी दी गई थी, वो गारंटी दी गई थी कि हर आदमी को प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, एंजॉय करने का और डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार है। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी बाय लॉफुल मीन्स, उसमें क्या क्या आ गया? उसका इनहेरिटेंस भी आ गया, पर्सनल उसकी सेविंग्स भी आ गई, पर्सनल अर्निंग्स भी आ गई, और अदर इश्यूज भी आ गए। वह अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, लिमिटेड टू। अब लिमिटेड टू समझने की कोशिश करिए कि जो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था वह कैसे लिमिटेड था, हाउ इट वॉज लिमिटेड। तो व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार पे निर्बंधन किस तरह थे,
जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो वहां भी था कि व्यक्ति के संपत्ति रखने के अधिकार पे जो रिस्ट्रिक्शन थे वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो पहली बात क्या कही गई कि व्यक्ति के पास संपत्ति रखने का अधिकार है और उस संपत्ति के अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये किसके लिए लगाए जाएंगे? पब्लिक पर्पस के लिए। तो जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वह पब्लिक पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा फॉर पब्लिक पर्पस। तो व्यक्ति के पास संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पे निर्बंधन लगाया जा सकता है, युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लोक हित को ध्यान में रखते हुए, बाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, एनी अदर रिस्ट्रिक्शन imposed by the state to protect the interest of the scheduled tribe. Any other restriction by state to protect interest of scheduled tribe. ये 19(1)(f) हुआ करता था। तो कोई भी रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है जो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब को, तो जो अगर हम इन दो प्रावधानों को समझने की कोशिश करें तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा मस्ट नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा वह जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट से ज्यादा रिक्वायरमेंट का नहीं लगाया जा सकता है, और जो रिस्ट्रिक्शन होगा, जो प्रोसीजर होगा, वह अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी क्या है, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी क्या कर रहा है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज? व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज? कॉन्स्टिट्यूशन किस बात की गारंटी करता है? कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, तुरंत लिखिएगा आप। कॉन्स्टिट्यूशन किस बात की गारंटी करता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन डिप्राइव्ड प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन डिप्राइव प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता बाय एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसको अगर हिंदी में कहें तो किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता सिवाय कानून की अथॉरिटी के। तो किसी व्यक्ति को संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के अथॉरिटी को। जब तक कानून का प्राधिकार आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बाहर नहीं किया सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बाहर लेने के लिए राज्य को कानून बनाना होगा। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति लेने के लिए राज्य को कानून बनाना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका नहीं ले सकती है, कार्यपालिका नहीं ले सकती है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट टेक अवे, देन हु कैन टेक अवे? एग्जीक्यूटिव कैन नॉट टेक अवे, देन हु कैन टेक अवे? लेजिस्लेचर। आप कानून बनाकर किसी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकते हो। वह कानून कैसा होना चाहिए? वह लोक हित में होना चाहिए और उस कानून को एक रीजनेबल होना चाहिए। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए किसी आदमी की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप नहीं ले सकते हो। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो जो स्टैच्यूट की पावर है, जो स्टैच्यूट की पावर है, आप स्टैच्यूट की पावर से संपत्ति ले सकते हो।
अन्यथा नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति लेना चाहता है, इफ द स्टेट वॉन्ट्स टू टेक अवे एनीबडीज प्रॉपर्टी, तब उसकी शर्तें क्या हैं? If a state wants to take away the property of an individual, तो उसकी कंडीशन क्या है? किन शर्तों पर राज्य किसी की प्रॉपर्टी ले सकता है? ए, पब्लिक पर्पस, एक्वाजिशन मस्ट बी फॉर पब्लिक पर्पस, एक्विजिशन मस्ट बी फॉर पब्लिक पर्पस। सेकेंड, must provide a payment for the owner. B, must provide payment to the owner. समझ आ गया? बोलिए क्यों समझ नहीं आया? अगर if a state wants to take away the property of any person, then he has the two condition. First, the acquisition should be for public purpose. Second, must provide payment to the owner. तो यह जो आपके संविधान में यह दो चीजें दी हुई थी कि किन शर्तों पर व्यक्ति की प्रॉपर्टी ली जा सकती है, इसको अगर हम ध्यान में रख के देखें तो यह दो कंडीशन आपके सामने दिखाई देती है। लेकिन यह जो 44वां संशोधन अधिनियम था, उस 44वें संशोधन अधिनियम के बाद थोड़ा फर्क आ गया। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो दो कंडीशन होनी चाहिए। इन दो कंडीशन के बाद फर्क क्या आया? तो जो पब्लिक पर्पस है और पेमेंट दिया जाना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, फर्स्ट, फोर्थ, 17th, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होते गए, फर्स्ट, फोर्थ, 17th, 25, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होते गए। लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता गया। इन सारे अमेंडमेंट से संपत्ति के अधिकार पे कटौती होती गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला, चौथा, 7वां, 17वां, 25वां, 42वां ये संशोधन था, इन संशोधन ने संपत्ति के अधिकारों पर कटौती करनी शुरू की। अब इन अधिकारों की कटौती के बाद फर्क क्या पड़ा? व्हाट हैपेंड प्रॉपर्टी राइट इशू ड्यू टू एबव अमेंडमेंट्स। उन संशोधनों के बाद, उन संशोधनों के करने के कारण क्या क्या फर्क आया संपत्ति के अधिकार पर? 1, 7, 14, 1, 4, 7, 17, 25, 42, इसके बाद क्या क्या फर्क आया? पहला क्या है? एडुकेसी ऑफ द कंपनसेशन। कंपनसेशन की पर्याप्तता, प्रतिदेय की पर्याप्तता, कि जो कंपनसेशन दिया जाएगा उसकी एडुकेसी पे क्या होगा? तो एडुकेसी ऑफ द कंपनसेशन शैल नॉट बी लाइबल कहां? टू क्वेश्चन इन द कोर्ट। यह कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा ये कठिन है, आराम से चलते हैं हम लोग। जहां लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, यू मस्ट टेल मी। तो जो एडिक्वेसी ऑफ द कंपनसेशन है, जो प्रतिदेय की पर्याप्तता है, वह न्यायालय में प्रश्नांकित नहीं होगा।
इट विल नॉट बी क्वेश्चन द कोर्ट। तो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि जो प्रतिदेय की पर्याप्तता है उस पर कोई क्वेश्चन न्यायालय में नहीं उठाया सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को पब्लिक पर्पस के लिए ले लिया जाएगा तो वह इस बात को चैलेंज नहीं करेगा कि उसको फुल वैल्यू मिली या नहीं मिली। फुल वैल्यू के मामले में चैलेंज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य ने ले लिया, किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य ने ले लिया, राज्य उस व्यक्ति को संपत्ति के एवज में पैसा दे रहा है, तो यह वह व्यक्ति इस बात को लेकर चुनौती नहीं दे सकता कि उसको पर्याप्त पैसा मिला है या पर्याप्त पैसा नहीं मिला है। यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जो संविधान संशोधनों से उभर के आ रहा है। चौथे अमेंडमेंट में जो कहा गया कि जो कंपनसेशन है उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन। सेकेंड, कंपनसेशन को कैसे देखा जाए। मार्केट, ये आपके ऐसे में भी काम करेगा, अभी बता दो कैसे काम करेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है उस दिन उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या होगा। फिर सुनिए कि जो यह कहा गया कि जो वर्ड कंपनसेशन है इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसको इंप्लीमेंट करते से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी को है उस डेट ऑफ एक्वाजिशन पे हो। अब गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ है, प्रैक्टिकेबल नहीं हो रहा था। अब अगर गवर्नमेंट इसको मान लेती, अगर गवर्नमेंट इस बात को मान लेती तो जिस तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही थी, उसको इस तरह से इस तर्ज पे पैसा देना संभव नहीं था। तो जो एक सुधार कार्यक्रम सरकार चला रही थी उस सुधार कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अगर कंपनसेशन को मार्केट वैल्यू पर दिया जाता तो यह बहुत मुश्किल था कि वह नेशनल प्लानिंग और डेवलपमेंट को फुल मार्केट वैल्यू पर देकर वह सरकार लोगों की जमीन ले सकती थी। तो कंपनसेशन जो इंप्लाई करता है फुल मॉनिटरी इक्विवेलेंट ऑफ प्रॉपर्टी टेकन फ्रॉम द ओनर दैट इट इज द मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जो एक कंपनसेशन मार्केट वैल्यू के लिए किया गया वह उचित नहीं लग रहा था। उन्होंने क्या किया, कंपनसेशन शब्द को रिप्लेस कर दिया अमाउंट से, कंपनसेशन को रिप्लेस कर दिया अमाउंट से। जो हमने एक इंटरप्रिटेशन समझाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि कंपनसेशन क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जो सरकार एक राष्ट्रीय सुधार और विकास कार्यक्रम चला रही थी उस राष्ट्रीय सुधार और विकास कार्यक्रम को ध्यान में देखते हुए इतना पैसा देना संभव नहीं था। तो उन्होंने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 25वें संविधान संशोधन के द्वारा कंपनसेशन शब्द को रिप्लेस कर दिया अमाउंट से। उन्होंने कंपनसेशन शब्द को अमाउंट से रिसीव से कर दिया। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा यह होगा कि आप कंपनसेशन के नाम पर कोर्ट में नहीं जा सकते। हमने जो अमाउंट दिया आप स्वीकार करो। अब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया। केस ने कहा ठीक है आप कंपनसेशन को अमाउंट से रिप्लेस कर दो, लेकिन जो प्राइस हो वह आर्बिट्रेरी ना हो, इल्यूजनरी ना हो।
तो केशव भारती केस का ठीक है, आप कंपनसेशन को अमाउंट से रिप्लेस कर दो, आप करना चाहते हो, लेकिन ऐसी प्राइस मत दो कि वो आर्बिट्रेरी हो और इल्यूजनरी हो। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के साथ उसकी साम्यता स्थापित होनी चाहिए। उसके बाद 31A, 31B, 31C, 31D आता है और 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको कर दिया गया लीगल राइट। यह फंडामेंटल राइट से हट गया। अब इस बैकग्राउंड में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 31A, 31B, 31C, 31D। किसी को ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? कोई ऐसा आदमी है? बताओ, कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर हो गया? अंजलि सिंह को क्लियर है? और जल्दी बोलिए। वेरी गुड। अविनाश को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं यार हम, बड़ा संभाल संभाल के। गणित की तरह पढ़ाते हैं हम तो, घुमा घुमा के, ताकि आपको कोई दिक्कत न लगे। लेकिन फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो जितेंद्र यादव केशव भारती केस एक्सप्लेन होगा जब संविधान संशोधन आएगा। उस सब केशव भारती, गोलकनाथ, सारे केस एक्सप्लेन होंगे। जस्ट वेट। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f), अगर आप अपना एक्ट खोल के देखिए तो आर्टिकल 31 जो मैंने एक्सप्लेन किया और आर्टिकल 19(1)(f दो रिपील कर दिए गए। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) रिपील किए गए। उस रिपील करने के पीछे बैकग्राउंड क्या था वह मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं 31A। अब लेट्स सी द 31A। अगर हम इसको देखें तो जो 1978 के बाद हम सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पास रह गए एज फॉर एज द राइट टू प्रॉपर्टी इज कंसर्न। 31A, 31B, 31C, 300A। 31 और 19(1)(f, 31D ये हमारे पास नहीं रहा। 31 और 91A आपको मैं एक्सप्लेन किया है। तो आफ्टर 1978 अगर आपके पास प्रॉपर्टी राइट में सवाल आता है आज के संदर्भ में, तो आप इन 4 सेक्शन का जिक्र करेंगे। अब आप अगर मान लीजिए मेंस में आपको आंसर करना है 31, 19(1)(f और जो मैंने संविधान संशोधन के 4 आपको नाम लिखाए हैं, उन 4 नामों के साथ साथ आप केस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप प्रॉपर्टी राइट को लिखें तो आप इन दोनों के बारे में बोलेंगे। ये पहले था, अब वो रिपील हो गया है। हमारे पास प्रॉपर्टी राइट को लेके इतने प्रावधान हैं, 31A, 31B, 31C, 300A। अंजलि सिंह कोई जरूरत नहीं समझने की 31 और 91(f), अगर आप समझना चाहोगे बहुत लंबा चलेगा। हमने अभी आपको 91(f), 31 दोनों मैंने आपको भी अभी समझाया हुआ है। अगर आप देखें अभी तुरंत समझाया हुआ है। अगर आप देखें तुरंत समझाया हुआ है। जस्ट सी कि 19(1)(f) और 31 में क्या फर्क है, अभी आपको तुरंत बताया हुआ है कि जो 31 है प्रॉपर्टी राइट की बात करता है कि प्रॉपर्टी राइट में आप बगैर कानून के सहायता के, आप कानून की सहायता से ही किसी की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और 19(1)(f) बात करता है जो स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से।
19(1)(f state to protect interest of scheduled tribe। 19(1)(f) बात करता है स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें जो हम पर 1949 में था, उसमें पहली बात कही गई है कि हर सिटीजन के पास राइट है एक्वायर करने की प्रॉपर्टी की, और उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और एनी अदर रिस्ट्रिक्शन दैट मे बी इंपोज बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो 19(1)(f जो है वह दो बात खोलता है, एक प्रॉपर्टी राइट के एक्वायर का, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब नीड टू प्रोटेक्ट। अब आपके संविधान में है नहीं, नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। इट्स क्लियर। 19(1)(f) दो तरह की बात करता है कि जो अधिकार है कि आपके पास राइट होल्ड करने का अधिकार है, दूसरी बात क्या बोलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के अधिकार को प्रोटेक्ट स्टेट करे। और जो आर्टिकल 31 था वह बोलता है किसी भी आदमी को, जो 30 बोलता है किसी भी आदमी को विधि के प्रक्रिया के बगैर, मैंने अभी बताया था, प्रक्रिया के बगैर संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। आसान भाषा में बताता हूं, देसी भाषा में, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी सेव एज पर लॉ। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऐसे ये है आपका 19(1)(f) और 31। अभी आपके संविधान का भाग नहीं रहा है। I have taken to a complete journey how this part started, how we are coming here. Now we are coming on the issue कि इस समय अपने संविधान में प्रॉपर्टी राइट को लेके क्या है। तो एक आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। नाउ सी कि अब अपने संविधान में क्या है। 31A, 31B, 31C और 300A, ये चार प्रॉपर्टी राइट से संबंधित प्रावधान आपके संविधान में हैं। ये चार प्रावधान आपके संविधान में हैं जो बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट को। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। प्रॉपर्टी राइट इज नो मोर फंडामेंटल राइट, इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। It has become the legal right। यह आपके फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में चेंज हो गया। इसका फर्क क्या हुआ है, अगर आपके इस राइट का वायलेशन होता है, आर्टिकल 32 में रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। आर्टिकल 32 में आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। आप नॉर्मल लीगल रेमेडी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 32 में रेमेडी आपको प्राप्त नहीं होगी अगर आपके अधिकारों का अपहरण किसी भी तरह से होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो फिर ट्राई करते हैं। अपने को ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने आर्टिकल 31(2) और 19(1)(f) को डिलीट कर दिया, 19(1)(f) हमने डिलीट कर दिया, इन दोनों को हमने संविधान से हटा दिया। जब हमने इन दोनों को संविधान से हटा दिया तो देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, देयर इज नो फंडामेंटल राइट to hold the property।
ठीक है, होप इट इज फाइन। देखिए ध्यान से कि जैसे हमने हटा दिया तो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया टू होल्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया? द राइट टू कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्वाजिशन यह अवेलेबल है अंडर द सेकेंड प्रोविजो ऑफ 31A(1). अब इन दोनों को मिला के सवाल बनाइए प्रीलिम्स का। हमने राइट टू हैव द प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट हटा दिया, उसके बाद हमको कंपनसेशन मिल सकता है। हां मिल सकता है, यस। जो आर्टिकल 31(1) का जो प्रोविजो है इसमें आपको कंपनसेशन मिल सकता है। फिर से आप ध्यान सुनिए कि हमने जब 31(2) और 19(1) को हटा दिया, उससे हमारे पास प्रॉपर्टी को होल्ड करने का फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। लेकिन हमारा अगर प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्वाजिशन होता है तो हमारे पास प्रॉपर कंपनसेशन लेने का अधिकार है 31A का सेकेंड प्रोविजो। अब पढ़िए इसको। हम इन दोनों को मिला के प्रीलिम्स का सवाल बनाते हैं, इन दोनों को मिक्स करके। थर्टी वन A(1) का जो सेकेंड प्रोविजो आप पढ़िए। यू रीड द सेकेंड प्रोविजो। जो सेकेंड प्रोविजो है वह आपको बोल देता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट के बावजूद कंपनसेशन लेने का प्रोविजन है। कैसे? सब्जेक्ट टू लिमिटेशन imposed therein। इन दोनों को मिला के प्री का सवाल बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा आप। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब 31(2) और 19(1)F को डिलीट कर दिया गया, उसको डिलीट करने के बाद आपके पास तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? हमने सवाल क्या बनाया कि प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटा देने के बाद क्या क्या सत्य है? ए, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड, यू कैन हैव द कंपनसेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन देयर ऑन। अब आप समझने की कोशिश करिए 31A का प्रोविजो क्या है। जस्ट रीड फॉर द प्रोविजो, जस्ट रीड। यह प्रोविजो बात किसकी करता है? कल्टीवेटर की बात करता है, पर्सनल इफेक्ट की बात करता है, सीलिंग की बात करता है। तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस में दिखती है आपको। अगर आप 31(1)A का अगर प्रोविजो पढ़ें, जो 31A(1) सेकेंड प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो स्टार्ट हो रहा है प्रोवाइडेड फर्दर से। उसमें आपको तीन महत्वपूर्ण चीज मिलेगी। दिखा? यह क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति को एक्वायर किया जाता है राज्य के द्वारा, और जो उसकी जमीन राज्य एक्वायर करता है वह व्यक्ति की अपने अंडर पर्सनल कल्टीवेशन में है, पर्सनल इफेक्ट पर्सनल कल्टीवेशन में है। वह उसके अपने पर्सनल कल्टीवेशन में है, व्यक्तिगत खेती में है। तब क्या होगा?
वो उसके पर्सनल कल्टीवेशन में है और स्टेट उसका पोर्शन एक्वायर करना चाहता है, और अगर लैंड सीलिंग लिमिट में आती है तब, और उसके साथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए उसको अमाउंट देना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैंने इसी के लिए आपको कंपनसेशन और अमाउंट का फर्क समझाया था। अमाउंट नहीं, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको क्लियर नहीं हुआ? यह एक्सेप्शन है। प्रॉपर्टी राइट लीगल राइट होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में वह ओल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1949 का, उसके चरित्र को साथ रख रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की जमीन जो उसके अपने पर्सनल कल्टीवेशन में है, अगर राज्य उसको अधिग्रहित करता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखिए वर्ड कंपनसेशन यूज हुआ है। यह सवाल अगर आएगा, मेजॉरिटी आदमी गलत करेंगे। अपना काम क्या है एज ए मेंटर और टीचर, मैं आपको ऐसे ऐसे चीजों पर लेके चलता हूं जो जनरली सही होना आसान नहीं होता है। माई जॉब इज नॉट ओनली टू टीच दिस कि आर्टिकल 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, ये अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है, जो यूपीएससी के जो टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं उसको हैंडल किया जाए। किसको क्लियर नहीं हुआ? I don't believe everyone has cleared this, because for me also I have taken time to understand. It's fine. और जो हमने 300A में प्रॉपर्टी राइट को डाल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। आदित्य सर हियर व्हाट विल बी कैलकुलेशन ऑफ द इज इट मार्केट वैल्यू? आप देखिए सारा झगड़ा क्या है, कंपनसेशन वर्सेस अमाउंट। तो आप अगर इस सेक्शन को पढ़ें, आर्टिकल को पढ़ें, आर्टिकल क्या बोलता है कि आपको कंपनसेशन देना होगा। यहां अमाउंट शब्द नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल कल्टीवेशन में जमीन को रखा हुआ है, वह सीलिंग लिमिट के अंदर है, तो अगर राज्य उसकी जमीन को अधिग्रहित करता है तो राज्य को कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है? द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ द एक्विजिशन। आगे चलें। अब आर्टिकल 31A आया किस लिए है? अगर आर्टिकल 31A को हम समझें, यह एबॉलिशन ऑफ जमींदारी के लिए आया हुआ है। इसका मेन संबंध है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। इसका जो मुख्य संबंध है 31A का, यह है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। यह जमींदारी को समाप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान में रख के आया हुआ है। तो अगर हम 31A को समझने की कोशिश करें तो 31A साफ सी बात करता है कि वह एबॉलिशन ऑफ जमींदारी को ध्यान में रख के लाया गया है। अगर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन को अगर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन को इनको राज्य पर फोर्स किया गया होता तो राज्य भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं चला सकता था। तो राज्य भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं चला सकता था। अगर कंपनसेशन को फोर्स किया जाता तो राज्य भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं चला सकता था। क्यों? राज्य के फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतना नहीं होते हैं। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए
सवाल ऐसे ही आते हैं यार, मेंस में तो ऐसे ही आएंगे। अब एग्रीगेरियन रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए, एग्रीगेरियन रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 31A आया। The Article 31A came into the existence, keep in mind the fact that there is need of agrarian reform in the country. To ensure the agrarian reform, थोड़ा और इसको हम लीगल लैंग्वेज में बात करते हैं। To ensure the agrarian reform, legislation did not run into heavy water. The Constitution framers had provided for an inbuilt safeguard in the Constitution provision relating to property. इसलिए क्या हुआ, जो वर्ड कंपनसेशन था आर्टिकल 31(2) में, विदाउट एनी एग्जेक्टिव उसमें जो था वो हमारे एग्रीगेरियन रिफॉर्म को रोक रहा था। तो यह सोचा गया कि हम कैसे इंश्योर करें कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म आगे चले। तो इसके कारण जो 31A आया उसमें एग्रीगेरियन रिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को सामने लाने की कोशिश की गई। तो 31A बड़ा इंटरेस्टिंग बात करता है कि किस तरह से जो 31A क्या बोलता है कि कोई भी आप एक्विजिशन ऑफ स्टेट कैसे कर सकते हो। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो अगर 31A का A पढ़ें, एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, जो प्रोविजन ए है वो क्या है, 31A का ए, एक्विजिशन ऑफ द स्टेट। आप देखें आपके संविधान में साफ साफ लिखा है एक्विजिशन ऑफ द स्टेट। आप 31A से आप ट्रेवल करना शुरू करें, एक्विजिशन ऑफ स्टेट को किस तरह से उन्होंने देखने की कोशिश की है। तो जो 31A है वह रिलेट करता है एक्विजिशन ऑफ द स्टेट और इस बात को पॉसिबल करता है कि कैसे हम एग्रीगेरियन रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करें, कैसे हम फॉरवर्ड ले जाएं। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म को फैसिलिटेट करने के लिए और सोशल कंट्रोल और मींस ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान रखते हुए रिफॉर्म सोशल कंट्रोल मींस ऑफ प्रोडक्शन, सोशल कंट्रोल और मींस ऑफ प्रोडक्शन, इसको ध्यान में रखते हुए 31A हमारे अस्तित्व में आया। तो यह ऐसे राइट के एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन की बात करता है जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म की स्पीड को फास्टन करे। तो यह कहता है कि ऐसा लॉ प्रोवाइडिंग फ्रॉम टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। दूसरा कि देखिए, एक तो फर्स्ट क्या हो गया, एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, बी मैनेजमेंट लिमिटेड पीरियड। बी क्या है, मैनेजमेंट एंड लिमिटेड पीरियड। आप अपने साथ बेर एक्ट देखते चलिए, आपको और अच्छा लगेगा। टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट फॉर द लिमिटेड पीरियड। तीसरा, एमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, एमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का आपस में सहयोजन करना। तीसरा क्या है, एमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। चौथा क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट मॉडिफिकेशन राइट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, एक्सटिंग्विशमेंट मॉडिफिकेशन राइट ऑफ मैनेजिंग एजेंट। अब इन चार शब्दों को जो इंपॉर्टेंट है
हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मैनेजिंग एजेंट, हम इन 4 शब्दों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये किया। लास्ट क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, एक्रूइंग वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ द लाइसेंस। अगर लास्ट देखें आप, जो आपका ई है, ई क्या है? एक्सटिंग्विश जो है एग्रीमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब समापन, एग्रीमेंट, माइंस, मिनरल्स। अब आप इन 5 शब्दों को समझने की कोशिश करिए। तो जो आपकी जो मिनरल्स हैं और मिनरल ओर्स हैं, उनके बारे में क्या विचार बनाया गया, अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो हमारा आर्टिकल, अब आप सुनिए, आप 2 मिनट केयरफुली सुनिएगा। ये जो 5 प्रोविजन दिए गए ए बी सी डी ई, यह 5 प्रोविजन क्या बोलते हैं कि राज्य के हित में संपत्ति का किस तरह से राज्य हरण कर सकता है। हाउ द राइट एंजॉयड बाय एनी पर्सन कैन बी वेस्टेड इन द स्टेट। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा कोई लॉ इस आधार पर शून्य घोषित नहीं होगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन करता है। तो जो प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 31(1)(a) में, वो डज नॉट अप्लाई टू ए लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो क्या है, अब आप इसको फर्क करिए यूनियन और स्टेट। आपका जो संविधान में उन्होंने 5 दिया, एक एक्विजिशन ऑफ द स्टेट को लेके है, एक है मैनेजमेंट फॉर लिमिटेड पर्पस। आप लिमिटेड याद रखिए, हमेशा नहीं हो सकता है। एमेलगेमेटेड, आपको 2 कॉर्पोरेशन का एमेलगेमेशन है। मैनेजमेंट एजेंट के राइट का समापन है। और माइंस, मिनरल ऑयल का अगर कोई एग्रीमेंट है, उसका समय से पूर्व समापन अगर राज्य करता है तो वह 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य इस तरह का कोई कानून बनाता है तो मान्य तभी होगा जब राष्ट्रपति की अनुशंसा हो। मतलब उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना ही होगा। यू हैव टू कीप इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें तो जो आर्टिकल 31(1) का ए पार्ट है वह बात करता है एक्विजिशन बाय, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम सवाल बनाएंगे। क्लियर होगा? वेरी गुड। जो आर्टिकल 31(1) का ए बात करता है एक्विजिशन बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा अधिग्रहण, एनी राइट, किसी राइट का, या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट, मैं आपके बेर एक्ट से तोड़ रहा हूं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट ऑफ द होल्डर, किसी व्यक्ति के अधिकार का समापन, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट, किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है उसको पुनर्व्याख्यायित करना, मॉडिफाई करना। अगर और इक्विजिशन इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो यह जो लॉ प्रोवाइड करेगा वह लॉ वैलिड होगा अगर वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भी ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून जो राज्य की संपत्ति, राज्य के द्वारा संपत्ति के ग्रहण से संबंधित है, वह कानूनन मान्य होगा। वह क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताओ। तो अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 31(1)(a) है, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। 31(1)(a),
इसको अगर आप देखें, आप बेयर एक्ट देखें, मैं बेयर एक्ट से आपको तोड़ा हूं 31A 1A, इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक्सटिंग्विशमेंट, मॉडिफिकेशन, स्टेट। एक्सटिंग्विशमेंट, मॉडिफिकेशन, स्टेट। एक्सटिंग्विशमेंट, मॉडिफिकेशन एंड स्टेट। तो जब कोई स्टेट एक्वायर करता है किसी स्टेट के राइट को, और या स्टेट के राइट को एक्सटिंग्विश कर, या राइट को एक्सटिंग्विश करता है या मॉडिफाई करता है, वह मान्य होगा। यह एग्रीगेरियन रिफॉर्म के लिए किया गया। कि राज्य किसी के अधिकार को समापन करता है या उसके अधिकार को पुनर्व्याख्यायित करता है, तो वह आर्टिकल 31A 1A के तहत सुरक्षा प्राप्त है। वह संविधान के मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को। मेन पर्पस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को हटाना। कुछ व्यक्तियों के हाथ में जमीनें हैं, और एक बहुत बड़ी कायनात जो है वह जमीनों से वंचित है। यस कौस्तुभ, यू आर राइट। कुछ व्यक्तियों के हाथ में जमीनों का कंसंट्रेशन है और एक बहुत बड़ी कायनात जमीन नहीं प्राप्त करती है। तो इस एक्ट, इसका मेन पर्पस है प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कुछ आदमियों के हाथ में जमीन के संकेंद्रण की प्रक्रिया को रोकना, इकोनॉमिक इम्बैलेंस को दूर करना। यही आपको लिखना है जब आप आंसर करोगे मेंस में, यही लिखना है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस को दूर करना। इकोनॉमिक इम्बैलेंस को दूर करना, टू रिमूव द इकोनॉमिक बैलेंस इन द सोसाइटी, टू रिमूव द इकोनॉमिक बैलेंस इन द सोसाइटी। जो बल्क ऑफ द लैंड है, अगर हम देखा जाए, जो कुछ लोगों के पास है, इसको लैंड को लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड को लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। लैंड को लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। जिन आदमियों के पास जमीनें नहीं हैं, लोगों से जमीन लेकर लोगों को जमीन देना। तो यह एक सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम है। तो जो इस आर्टिकल का लक्ष्य है वह एग्रीगेरियन रिफॉर्म का है। और एग्रीगेरियन रिफॉर्म एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यह एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ हम वो सेकंड प्रोविजो आपको इंटरप्रेट कर देते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। इसी के साथ हम आपका सेकंड प्रोविजो इंटरप्रेट करते हैं। आप पढ़िए सेकंड प्रोविजो जो है आपके 31A में, जो अभी मैंने बताया था, इसको मैं थोड़ा सा और इंटरप्रेट करता हूं। जो सेकंड प्रोविजो है वह एक लिमिटेशन देता है, जो 17th अमेंडमेंट था 1964 में, जिसने जो कॉन्सेप्ट उसमें बात किया। जो सेकंड प्रोविजो है वह लैंड हेल्ड किया जाता है एक आदमी के द्वारा अपने पर्सनल कल्टीवेशन में, सीलिंग फिक्स बाय लॉ। पर्सनल कल्टीवेशन, सीलिंग फिक्स बाय लॉ। एक सीलिंग फिक्स कर देती है लॉ, सीलिंग फिक्स बाय लॉ।
मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं। पर्सनल कल्टीवेशन, सीलिंग फिक्स बाय लॉ, या तो लैंड है या एनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टैंडिंग, वह यहां पर कोई लैंड, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो या कोई उसके साथ अपर्टनेंट हो, वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द स्टेट अनलेस द लॉ प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन नॉट लेस देन मार्केट वैल्यू, नॉट लेस देन मार्केट वैल्यू। मेरा अब क्लियर हो गया होगा। अगर आप बेयर एक्ट देखें तो बेयर एक्ट में 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पर्सनल कल्टीवेशन मिल गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पे आप लाइन नंबर 3 देखिए, लैंड कंप्राइज देयर इन हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as it within, अब अंडरलाइन करिए, सीलिंग लिमिट applicable to him under any law for the time being in force, और फिर अंडरलाइन करिए any building or structure standing thereon or appurtenant thereto। अब आ रहा है operative part, unless the law relating to the acquisition of such land, building, structure, payment of the compensation at a rate which shall not be less than market value thereof। यह एक एक्सेप्शन हुआ है प्रॉपर्टी राइट को। प्रॉपर्टी राइट लीगल राइट होने के बावजूद भी यह जो सेकंड प्रोविजो है यह फंडामेंटल राइट की तरह आ गया है कि आप किसी व्यक्ति का संपत्ति लेते समय अगर यह कंडीशन फुलफिल कर रही हैं तो आप मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं ले सकते हो। मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं ले सकते हो। यह आप अमाउंट नहीं दोगे, आप कंपनसेशन दोगे। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? इसका दूसरा एक्सेप्शन भी है, देखिए अमाउंट और कंपनसेशन। एक तो आपने यह पढ़ दिया एक्सेप्शन, एक दूसरा एक्सेप्शन भी है। दूसरे एक्सेप्शन के लिए आप खोलिए आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1A, 30 सबसेक्शन 1A। आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी और वह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एडमिनिस्टर की जा रही है बाय माइनॉरिटी, तब स्टेट उसको एक्वायर करते समय वह ऐसे अमाउंट को डिटरमाइन करेगा जो उसके राइट को एब्रोगेट नहीं करेगा। आप पढ़िए 30 सबसेक्शन 1A, स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ फॉर द एक्वाजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी सच एज वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट आर गारंटीड अंडर दैट क्लॉज। आप इन दोनों को याद रखिए, ये एक्सेप्शन क्लॉज में आ रहे हैं। हो गया क्लियर? हुआ नहीं हुआ? थोड़ा कठिन टॉपिक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, या लवली लवली। हम लोग एक संविधान का बहुत ही कठिन पार्ट हैंडल कर रहे हैं और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप अपने मित्रों से पूछिए जो लॉ भी किए हैं उनको भी क्लियर नहीं होगा। ये आसानी से क्लियर नहीं होता है। मुझे भी समय लगा है इसको समझने में, क्लियर करने में। अब हम 31 का जो सब सेक्शन बी है उसमें चलते हैं। हमने अभी क्या किया, 31(1)(a) का ए किया है, हम अब चलते हैं बी वाले सेक्शन में।
बी सेक्शन क्या है? ए सेक्शन है एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, बी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? मैनेजमेंट, लिमिटेड पीरियड। दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, मैनेजमेंट और लिमिटेड पीरियड, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं इसमें। हम इन दो महत्वपूर्ण शब्दों के सहारे अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो जो आर्टिकल 31A(1)(b) का जो प्रोटेक्शन है स्टेट को मिलता है, जो कंपनसेशन के क्लेम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, और इसको इस बात के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो कानून बनाया जा रहा है वो आर्टिकल 14 और 19 के को वायलेट कर रहा है। तो किसी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के लिए फॉर लिमिटेड पीरियड, ये शब्द ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप नहीं कर सकते हो। अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट टेक अवे फॉर अनलिमिटेड पीरियड। पीरियड में ही कर सकते। आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा पीरियड के शब्द को। ओनली यू कैन डू फॉर द लिमिटेड पीरियड। यू कैन डू ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं हो सकता है। होप इट्स क्लियर? आप इसको कर सकते हो ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड। मैं एक्ट से निकाल रहा हूं, कोई मैं अपने जेब से नहीं निकाल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप टेक ओवर कर सकते हो फॉर ए लिमिटेड पीरियड। तो एक टाइम लिमिट की आवश्यकता है। तो आप डिप्रिसिएशन कर सकते हो विदाउट कंपनसेशन, और उसके लिए आप लिमिटेड पीरियड के लिए प्राप्त कर सकते हो। जो नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए कि किसी प्रॉपर्टी को टेक ओवर के लिए, वह नेसेसरी कंडीशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और उस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैनेजमेंट, जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है वह आप एक्वायर कर सकते हो। तो जो वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ अट्रैक्टिंग आर्टिकल 31A(1)(b कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो टेकिंग ओवर एक इंपॉर्टेंट शब्द है, मैनेजमेंट प्रॉपर्टी स्टेट है, फॉर लिमिटेड पीरियड है, और इन पब्लिक इंटरेस्ट in order to secure the proper management. Public interest in order to secure proper management. देखो सवाल ऐसे ही बनाते हैं, हम लोगों से गलत हो जाता है। हम लोग एक्ट ठीक से पढ़ते नहीं, हम एक्ट ही आपका इंटरप्रेट कर रहे हैं और हम कोई काम नहीं कर रहे हैं आपका। सिर्फ हम एक्ट को इंटरप्रेट करके आपके सामने सवाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपका सवाल आसानी से बन जाए। तो जो यह आर्टिकल 31B है वह एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है, मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्शियल अंडरटेकिंग के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, और सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए है। क्लियर हो गया? आगे चले। आगे चले। अब C एंड D, C एंड D देखते हैं। यह क्या है? रिफॉर्म कंपनी लॉ से यह आया है। जो द रिफॉर्म्स इन कंपनी लॉ जो हुआ है नाउ अंडर द कंटेम्पलेशन लाइक द प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट एजेंसी सिस्टम। मैनेजमेंट एजेंसी सिस्टम
सी और डी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ए और बी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफॉर्म जो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हम हर चीज का ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द रिफॉर्म इन कंपनी लॉ नाउ अंडर द कंटेम्पलेशन लाइक द प्रोग्रेशन एलिमिनेशन ऑफ द मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, द प्रोविजन फॉर, किसके लिए प्रोविजन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट। फिर से रिपीट करता हूं मैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोविजन क्यों बनाया गया, कंपल्सरी एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर जो रिक्वायर्ड टू प्लेस बिफोर चैलेंज, जो चैलेंज किया जाता है। तो कहा गया जो आर्टिकल 31(1)(c है हैज टू बी लिटरली कंस्टिट्यूट, और यह इंक्लूड क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी और उसके अंदर रजिस्टर्ड एजेंसीज को भी। तो आर्टिकल 31(a)(1)(c) और 1(d) यह प्रोटेक्ट करता है जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए कंपनी लॉ में, किस लिए, टू एलिमिनेट द मैनेजमेंट एजेंसी सिस्टम, मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, और ये प्रोवाइड करता है कंपल्सरी एमलगमेशन 2 या मोर कंपनीज को इन द नेशनल इंटरेस्ट। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? लास्ट इज ई। ई क्या है, ई भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, मिनरल ऑयल्स के लिए मेनली है। यह मेनली मिनरल ऑयल्स को लेके कंसंट्रेटेड है। जो आर्टिकल 31(e) है, यह इंट्रोड्यूस किया है कि स्टेट को इस बात का अधिकार मिल जाए कि वह राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के हित में वह फुल कंट्रोल कर ले ऑयल एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ कंट्री, ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ कंट्री। जो संविधान का 31(1)(a)(e) है, वह इस बात के अधिकार देता है राज्य को कि राज्य राष्ट्र हित में, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के हित में वह मिनरल ऑयल और मिनरल रिसोर्सेस पर पूरा अधिकार कर ले। यह इस बात का अधिकार देता है कि राज्य मिनरल रिसोर्सेस पे कंप्लीट कंट्रोल कर ले। तो यह राज्य की संपदा को राज्य के हित में हस्तांतरण की बात करता है। तो ऐसा कोई लॉ बनता है जो स्टेट को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी भी लाइसेंस को या माइनिंग लीज को या किसी सिमिलर टाइप की चीज को कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकता है और उस पर कोई भी वाद नहीं होगा। ठीक है, इट्स क्लियर? किसी को कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए यार, अगर है तो बताइए, अगर समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलें। 31(b) 9th शेड्यूल। (9th शेड्यूल, जो 31(b) और 9th शेड्यूल को दोनों को साथ साथ देखें तो जो आर्टिकल 31(b) क्या प्रोवाइड करता है कि एक्ट्स और रेगुलेशंस जो मेंशन है 9th शेड्यूल में शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वॉइड, यह शून्य घोषित नहीं किए जाएंगे। 31(b) क्या बोलता है, आप 31(b) पढ़िए। 31(b) आपके 9th शेड्यूल के साथ जोड़ के आप देखिए कि जो 9th शेड्यूल आ गया है, उस 9th शेड्यूल के आने के बाद जो 9th शेड्यूल अपने संविधान में है, तो 31(b) यह बात करता है कि 31(b) की सीधी सी बात है कि 31(b) along with 9th शेड्यूल जो एडेड किया गया है था फर्स्ट संविधान संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यह ऐड किया गया है। तो यह 31(b) है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है
किस तरह की डिवाइस है? टू प्लेस स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स बियॉन्ड एनी अटैक ऑन द ग्राउंड दे इन्फ्लुएंस द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक स्पेशल डिवाइस है कि आप कोई स्टैट्यूट कानून बनाओ, वह पार्ट 3 के अटैक से बरी हो जाए। कि आप कोई कानून बनाओ, ऐसा कोई कानून बन जाए जो पार्ट 3 का वायोलेशन करता है, लेकिन 9th शेड्यूल में होने के कारण उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो आर्टिकल 931B एंड 9th शेड्यूल है, उसने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि 9th शेड्यूल में अगर कोई चीज डाल दी गई है तो वह मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं होगी। तो जो इफेक्ट है 13B का, या 13B का इफेक्ट ये होता है कि 9th शेड्यूल में डाला गया कोई भी चीज मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं होगा। साफ हो गया? तो 31B एक नए तरह की बात को प्रस्तुत करता है। यह एक इनोवेटिव टेक्निक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंट्रोल करती है कि इट इज एन स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें लेजिस्लेशन ने इनकॉर्पोरेट कर दिया और किसी भी तरह के यह अटैक से इम्यून हो गई। तो यह जो टेक्निक है इसके बारे में कई सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। तो जो 31B है वह 31B पूरी तरह से मुक्त कर देती है संविधान को, पूरी तरह से इम्यून कर देती है प्रोविजंस को कि वह फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आधार पर किसी भी तरह से अटैक में नहीं आएगा। तो जो प्रोप्राइटी जो आर्टिकल 31B अगर हम उसको शेड्यूल 9 के साथ पढ़ें तो उसको पढ़ने के साथ एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है, एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो। एक इशू और है, उसको छोड़ देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव का है। (31C) 31C क्या है? What is 31C? 31C क्या है? 31C का ऑब्जेक्ट क्या है? 31C हमारे सामने क्यों आया हुआ है? तो 31C जो है वो 25th अमेंडमेंट से संविधान में आया है। 25th अमेंडमेंट से वह संविधान में इंसर्ट किया गया है और यह भी वही बोलता है कि 14 और 19 जो 14 और 19 के वायलेशन पर कोई प्रक्रिया नहीं होगी। आप पढ़िए 31C एक बार, तो आप पढ़ते भी रहिए साथ साथ। जो 31C है वह फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। जो 31C है वह फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। 1971 तक जो पोजीशन थी कि फंडामेंटल प्रिवेल करता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे, 1971 तक फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 1971 तक फंडामेंटल राइट की अधिमानता थी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर, और जो लॉ इनेक्ट किया जाता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए वह वैलिड नहीं होता था अगर वह फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था। If fundamental right violates, to implement, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लॉ विल नॉट प्रिवेल। ठीक है,
मेरे ख्याल से रफ्तार भी सही है और कॉन्सेप्ट ठीक चल रहा है। तो जो 1970 तक 71 तक था कि फंडामेंटल राइट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे अधिमानता थी, अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वह नहीं हो सकता था। आर्टिकल 31C ने उस परिस्थिति में चेंज कर दिया और कहा गया जो आर्टिकल 31C आया उसने इस जो पहले की चली आ रही प्रक्रिया है उसने चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या बोला कि जो आर्टिकल 39B और 39C है, अगर 39B और 39C के लिखे प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह समझना जरूरी है, आगे की विकास यात्रा इस बात से चलेगी। जो 1971 तक परिस्थिति थी जिसमें फंडामेंटल राइट प्रिवेल करता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर, और कोई अगर लॉ ऐसा इनेक्ट किया जाए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया हो, अगर वह फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था तो वह लॉ शून्य घोषित हो जाता था। तो आर्टिकल 31C ने इस परिस्थिति को चेंज किया और आर्टिकल 31C ने यह परिस्थिति दी कि अगर संविधान के अनुच्छेद 39B 39C में लिखे प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। तो आर्टिकल 31C ने एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज कर दिया कैरेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज फार एज द आर्टिकल 39B एंड 39C इज कंसर्न। अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या था? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? किसी को समस्या है कोई? अनु यादव उस पर भी आएंगे, 40 सेकंड में भी आएंगे, आप लोग सुनिए। तो व्यू पॉइंट क्या था? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो जो आर्टिकल 31C था, अगर देखा जाए तो 31C 31A की तुलना में मच ब्रॉडर है। ध्यान से सुनिए, आप लोग अपना ज्ञान मत लिखिए, आप सुनिए। आप लोग एक लाइन का ज्ञान लिखने के चक्कर में सुनते नहीं हो। आप जो 42वां संविधान संशोधन करो वहां पे आएंगे, पहले आप सुनो। तो 31C को अगर देखें तो 31 तुलना में ज्यादा ब्रॉडर है। जो 31A है वह स्पेसिफिक टॉपिक तक सीमित है। 31A क्या है? स्पेसिफाइड टॉपिक तक सीमित है। यह क्या है? यह ब्रॉड है, यह ब्रॉड है। 31C ब्रॉड है, 31A क्या है? स्पेसिफिक टॉपिक तक सीमित है। और इट डिड नॉट ले डाउन स्पेसिफिक हेड, इसमें कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है। 31A में स्पेसिफिक हेड नहीं है, इसमें स्पेसिफिक हेड नहीं है। 31 की तुलना में इसमें कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है, यह ब्रॉड है। 39B और C को लेकर बहुत ब्रॉड परसेप्शन देता है, और यह ऐसा ब्रॉड देता है कि वह सोसाइटी में बहुत मेजर चेंज लाता है एज फॉर एज 39B एंड C इज कंसर्न। जो सेकेंड पार्ट है 31C का, जिसका पर्पस था कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को खत्म कर देना, सेकेंड पार्ट था 31C का।
जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को खत्म कर देता है, कोर्ट जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर देता है, जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर देता है। जो सेकेंड पार्ट 31C का है, जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर देता है। तो जो सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो यह कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर देता है अगर कोई लॉ इन क्वेश्चन में आता है 39B और C को लेकर। 39B और 39C इस मुद्दे को लेकर कोई कानून बनाता है तो कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकती है। यह सेकंड पार्ट है उसका। कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन इफ लॉ इज मेड टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि कोई लॉ इन क्वेश्चन अगर डिक्लेयर करता है कि किसी 39B और C की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कोर्ट को डिबार कर दिया गया है को रिव्यू करे उस मामले को लेकर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी 31C की, वह केशवानंद भारती केस में चैलेंज हुई। एक सवाल यह भी बन गया कि केशवानंद भारती के केस में कौन सा आर्टिकल चैलेंज हुआ था। केशवानंद भारती केस में 31C चैलेंज हो गया। 31C वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। तो न्यायालय के पास यह मामला पहुंचा, न्यायालय ने इसको एग्जामिन किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट लिम्ड है, लिम्ब 1 लिम्ब 2, फर्स्ट लिम्ब क्या है 39B एंड 39C प्रेफरेंस ओवर फंडामेंटल राइट, यह सही है। जो सेकंड लिम्ब है आउस्टिंग द कोर्ट टू एग्जामिन, ousting to court they examine the law, यह गलत है। जब केशवानंद भारती केस में आर्टिकल 31C चैलेंज हुआ तो कोर्ट ने दोनों केस सुने, कहा आप केस 31C में दो आधारभूत चीजें हैं। एक पहला है कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। बोला ये ठीक है आपका। बोला जो दूसरा लिंब आपके पास है कि हम इस बात को एग्जामिन नहीं कर सकते कि जो आप कानून बना रहे हैं वह गलत सही है, वह सही नहीं है। तो दूसरा उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह इस बात को एग्जामिन करे कि 39B और 39C को जो बनाया गया कानून है वह सही है या गलत है, वो देख सकती है। अब 1976 में फिर अमेंडमेंट हो गया इसमें। 1976 में फिर अमेंडमेंट हो गया इसमें। अब अमेंडमेंट क्या किया गया, 1976 में स्कोप को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया और उन्होंने बहुत ड्रेस्टिक चेंज कर दिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इसमें ड्रेस्टिक चेंज कर दिया। उसमें क्या कर दिया कि आर्टिकल 39B एंड C नहीं, ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेफरेंस ओवर फंडामेंटल राइट, कि अगर कोई कानून बनाते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी भी बिंदु को लेकर और फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप उसमें वो शून्य घोषित नहीं होगा। तो उन्होंने एक आर्टिकल 31C के इशू को उन्होंने इनलार्ज कर दिया। अब यह जो मामला था, यह मामला फिर कोर्ट के पास गया। अब यह सवाल हुआ कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो कोर्ट ने इस बात को एग्जामिन करने के बाद कहा कि नहीं, जो आप 39B और C, जो आप 39B और C है उसी तक सीमित रहो। तो जो आर्टिकल 31C जो ओरिजिनली इनेक्ट हुआ था 25th अमेंडमेंट से, वहां पर कोर्ट वापस ले गई
कि जो आर्टिकल 31C जो अमेंड हुआ था 31 जो 1972 में 25th अमेंडमेंट से, वहीं तक आप जा सकते हो। तो आर्टिकल 31C जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया केशवानंद भारती के केस में, और जो 1976 में उसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट पे प्राइवेसी दी जाएगी, यह जो अमेंडमेंट था यह इनवैलिड कर दिया गया। किसमें किया गया था? मिनर्वा मिल्स केस में। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो फिर हम आगे चलें। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। किसको नहीं आया? आप लोग लिखते रहा करो, पढ़ाने वाले का मन लगा रहता है। बताइए। बोलिए। अंडरस्टूड ऑल पॉइंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप इस समय क्या हो गया मिनर्वा मिल्स के बाद कि उसी पॉइंट पे पहुंच गए कि 1939B और 39C, इसके अलावा और मामलों में आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने वाला कानून नहीं बना सकते हो। अब 44वां संविधान संशोधन एक कदम और आगे आ गया। उसने क्या बोला? आर्टिकल 301 बना दिया, 300A, और क्या बोला? इसको लीगल राइट बना दिया। अब यह फंडामेंटल राइट का पार्ट ही नहीं रह गया, उसको आपने पार्ट 3 से बाहर ही कर दिया। तो अब क्या बोलते? अब नया एक्ट क्या आ गया? अगर आप आर्टिकल 300A पढ़ें, क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव हिज प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा आप किसी भी तरह से आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो। ये मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट प्रॉपर्टी लॉ हो गया। तो अगर इन फ्यूचर प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको एक कानून बनाना पड़ेगा, उस कानून के द्वारा ही प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो। होप इट इज क्लियर? मैंने सोचा था मैं ब्रेक दूंगा, लेकिन मैंने घड़ी देखी तो 1.5 घंटा हो चुका था। सॉरी, आई हैव ओवरशूट द टाइम, अदरवाइज आई हैव मेड द पॉलिसी कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा। चूँकि मैंने बड़ी रिसर्चें पढ़ी हैं और सब ये बोलते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं चलनी चाहिए। आज मेरा उद्देश्य यही था, लेकिन जब मैंने वॉच देखी तो ऑलरेडी 1.5 घंटे हो चुका था, इसलिए ब्रेक नहीं दिया। बट आई विल ट्राई टू टेक दिस इशू फर्दर कि आपकी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा न चले। कोई अगर आपको समस्या हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, चूँकि आप लोगों के क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर क्लैरिफिकेशन आप लोगों का आता रहेगा तो सवाल बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप ज़रूर बताएं। यस कौस्तुभ, राइट, हमको पता नहीं चला। जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि आदित्य अपने भी बहुत रिसर्च करते हैं। अपना कोई भी क्लास ऐसा नहीं होता है कि जब मैं बगैर पढ़े आऊँ। और हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि जब मेरा लेक्चर पूरा हो तो कोई भी सवाल जो यूपीएससी बनाने की कोशिश करे वो मेरे लेक्चर से बाहर न जाए। कई बार मुझे लगता है कि ये पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट क्या है। अपने पास एक दिक्कत और भी है, कई बार देखता हूँ कि आप लॉ के स्टूडेंट हो या जीएस के स्टूडेंट हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो क्वेश्चन पेपर ऐसा देख के बनाते नहीं हैं कि क्या लॉ का है और क्या जीएस का है। तो अगर आप सिविल सेवा के, मैं बेसिकली सिविल सेवा ही पढ़ाता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैं स्टेट सर्विस के बजाय सिविल सेवा ज़्यादा पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए तो स्टेट सर्विस क्या है, वो एक केक वॉक, उसमें कुछ खास इशू रह नहीं जाता है। जितने भी एस्पायरेंट ने आईएएस की तैयारी अच्छे से की है, उन्होंने
उन्होंने सिविल सेवा के बारे में, उन्होंने स्टेट सर्विस बहुत आराम से क्लियर कर ली है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो भी आदमी मेहनत से पढ़ेगा वो खाली हाथ घर नहीं जाएगा, वह कुछ न कुछ लेकर जाएगा। अब आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, आईआरएस मिलता है, एसडीएम मिलता है, डिप्टी एसपी मिलता है, इसके बारे में तो कहना आसान नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन लेके जरूर जाएगा। तो ईश्वर ने चाहा तो आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे। ईश्वर की एक इनायत है, ईश्वर की एक कृपा है कि उन्होंने एक विज़न दिया कि हम लोग इसको आरंभ कर सकें और जो शहर का गौरव है वापस आवे, इस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मत जाइए। अगर आपने एडमिशन लिया है, जाना बंद कर दीजिए। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि जो कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका इंटरेस्ट दूसरा होता है। उनको एक ग्रेटर मास को इकट्ठा करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि पैसा वही देते हैं। सिलेक्शन पाने वाला लड़का पैसा कम देता है। तो इसलिए आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, कोई समस्या हो जरूर बताएं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट करूंगा, पूरी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करूंगा, पूरा कल्चर करूंगा। इकोनॉमिक्स में मेरी एक स्ट्रेटजी है कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, करंट अफेयर्स में वो लगातार चल रहा हूं। शायद साइंस भी करूं, कोई टीचर नहीं मिलेगा। हम लोग टीचर तलाश जरूर रहे हैं। अगर टीचर मिलता है तो कुछ पार्ट टीचर करेगा, अगर नहीं मिलता है तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर कोर्स। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, आप लोग जो मेरा यूट्यूब का लेक्चर है उसको सुन के आइए, उससे लेक्चर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आप सब लोग जो ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र झा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके लेक्चर को लगातार सुनिए। उसमें कल्चर पे अकेले 69 लेक्चर हैं। हमने आपके पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, उसके 42 लेक्चर हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इफोर्ट पुट इन हुआ है वहां से पढ़ाने के लिए। तो उसका फायदा मिलना चाहिए। आप लोग वहां से मटेरियल सुन के आवेंगे तो यहां पर हम लोग और बेहतर पढ़ाई करा सकते हैं। अपना एक ही लक्ष्य है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। तो आप लोग उसको सुन के आए, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करें। मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग सुन के वहां कमेंट लिखें। उससे क्या है, मैं राइटिंग एबिलिटी इंप्रूव करने पर बहुत ध्यान देता हूं। राइटिंग एबिलिटी इंप्रूव करने का रास्ता क्या है? रेगुलर लिखना, रोज लिखना। तो आपको रोज लिखने क्या है, आप रोज डायरी लिखिए। आप YouTube का जो लेक्चर लिखिए उसको आप समराइज करने की कोशिश करिए, उसे YouTube पे लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, चाहे आप YouTube पे लिखें, आप यहां पर लिखें। उस कमेंट के आधार पे मैं व्यू पॉइंट बनाता हूं कैसे आपको गाइड किया जाए। आपका मॉक टेस्ट हम बहुत जल्दी लेंगे। आप लोग जो कहते हैं मार्गदर्शन का भी चैट ज्वाइन करिए, इलाहाबाद का भी ज्वाइन करिए। हम लोग आपका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेंगे। हमारी कौस्तुभ की बात चल रही, बहुत जल्दी हम आपका मॉक टेस्ट भी लेंगे, ताकि आप में हम देख सके कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। टेक केयर। कल आप लोगों की शायद मॉडर्न इंडिया है। मैं पहले बताया कि आपका 1885 से 1922 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पेश पे कर रहा हूं। 1885 से 1927 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेश कर रहा हूं। 1927 से 1947 ये हम ऑनलाइन आईएएस क्लासेस यूट्यूब पे कर रहे हैं। कल का सेशन कंप्लीट डेडिकेटेड है 1939 से 47 के प्रीलिम्स के सवालों को लेके। तकरीबन 40 सवाल मैंने बनाए हैं। कल मैं उन 40 सवालों को आपके सामने हैंडल करने की कोशिश करूंगा। टेक केयर, गुड डे, आई विल सी यू टुमारो।